अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप किसी प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं। अभी हमने प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया है, हमारे पास प्रोजेक्ट आ चुका है। अब हम उसको प्लान करना चाहते हैं किस तरीके से करने से पहले एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि हम उन सारी चीजों को ऑन टाइम अचीव कर सके। सबसे पहली चीज है, हमारा जो भी टास्क है, जो भी हमारे पास में प्रोजेक्ट आ रहा है, हमको उसको छोटे छोटे गोल्स के अंदर बांटना है कि एक ये चीज करनी है, एक ये चीज करनी है, एक ये चीज करनी है, ये चीज करनी है। और वो जो टास्क बना रहे हैं हम, वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, मतलब कोई एक चीज को ही पूरा कर रहा हो, दो तीन चीजों को साथ साथ ना कर रहा हो। जैसे मुझे किसी क्लाइंट की एंड टू एंड डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या क्या करूंगा? मैं उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, मैं उनका सोशल मीडिया पेज बनाऊंगा, मैं उनका वेबसाइट का लेआउट बनाऊंगा, मैं उनकी वेबसाइट बनाऊंगा, और ऐसे बहुत सारी चीजें। तो हमने जितनी भी चीजें बनाई हो सारी की सारी स्पेसिफिक है, वो एक छोटी चीज को पूरा कर रही है। बेसिकली आपको जो भी काम करना है उसको टुकड़ों में बांट दो। सबसे छोटा जो टुकड़ा है उसकी हम बात कर रहे हैं, और वो एक स्पेसिफिक चीज के लिए है। दूसरी चीज है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब मैं उसको नाप सकता हूं, कितने किलो, कितने टाइम में हो जाएगी, कब कंप्लीट हो जाएगी। मुझे पता लग जाए ना कि वो चीज कब कंप्लीट हो रही है, उसका कोई नापने का तरीका होना चाहिए। तीसरी चीज वो अचीवेबल होनी चाहिए। जो भी मैं करने का प्लान कर रहा हूं उसको मैं अचीव कर सकूं। ऐसी चीजें नहीं कि मैंने प्लान कर रखा है कि भाई मुझे दुनिया की सबसे बेहतरीन वेबसाइट बनानी है, शायद मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मैंने अभी भी वेबसाइट बनानी सीखी है। दूसरी चीज, वो मेजरेबल में नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी वेबसाइट दुनिया की बेहतरीन वेबसाइट है, सबसे बेस्ट वेबसाइट है? शायद मेजरेबल का कोई तरीका नहीं है। चौथी चीज, रेलेवेंट। जो भी मैं प्लान कर रहा हूं, जो भी टास्क बना रहा हूं, वो मेरे एंड गोल को कंप्लीट करना चाहिए। कोई ऐसी चीज नहीं लेनी है जो हमने टास्क लिस्ट में लिख दी है पर उससे एंड गोल कुछ नहीं निकल के आना है। मेरी लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है मेरे को अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आना है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है उस चीज से। या फिर आप जब लिखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि आपके बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ऐसे केपीआईज आपको निकल के आएंगे जो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। अगर मैं अपनी बात करके चलूं, तो मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग का प्लान किया कि मैं उसको ऑनलाइन कोर्सेज की फॉर्म में लेके जाऊंगा, तो मैंने अपना खुद का एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करी। मैंने बहुत लॉस किया, बहुत सारे उसमें कांड किए थे, बट मेरी लास्ट लर्निंग क्या थी कि भाई मैं कंटेंट का गेम बना रहा हूं, मेरा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। टेक तो मैं किसी का भी ले सकता हूँ, एडटेक का कोर टेक नहीं है, एजुकेशन है। तो मैंने ये समझा कि भाई मेरे को रेलेवेंट प्रॉब्लम को समझना है, जो इररेलेवेंट है उस चीज को एलिमिनेट कर देना है। और सबसे आखिरी चीज है टाइम बाउंड। जो भी हम चीज को बात कर रहे हैं उसके आगे टाइम लिखा होना चाहिए, उसकी डेडलाइन क्या है, वो टास्क कितने टाइम में खत्म हो जाना चाहिए। तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा टास्क था, हमने उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटा, उन सारे छोटे टुकड़ों की लिस्ट बनाई, सबके सब स्मार्ट फ्रेमवर्क के ऊपर देखे कि मेरे को लगता है वो रेलेवेंट है, स्पेसिफिक है, टाइम बाउंड है, मेजरेबल है या नहीं है। टाइम बाउंड के अंदर मैंने आगे ये भी लिख दिया कि मेरे हिसाब से वो चीज कितने टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे अगली चीज आती है कम्युनिकेशन का फ्लो तैयार करना। इसका मतलब क्या है कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आप हमको मेल पे भेजोगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्लैक या फिर आपका कोई भी इंटरनल टूल चल रहा है उसके ऊपर भेजनी है। जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलूं, अगर मैं किसी के साथ में कोई पेड पार्टनरशिप या पैसों के रिलेटेड कोई बात कर रहा हूं ऑफिशियल तरीके से, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि उसको मैं मेल पे एक बार फॉर्मली डॉक्यूमेंट करवा लूं। अगर मैं किसी क्लाइंट से कोई डिस्कशन कर रहा हूं, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट बना के दे रहा हूं और उस पर मैंने कुछ पैसों का एग्रीमेंट किया है, तो मैं अगेन कोशिश करता हूं उस चीज को मैं मेल के ऊपर डॉक्यूमेंट करा लूं। अगर मैं इंटरनली अपनी टीम की बात करके चलूं कम्युनिकेशन के बारे में कि यार आज न्यूज डलनी है, ये चीज कब डलनी है, कोई भी छोटी मोटी चीजें, तो उसको हमने व्हाट्सएप पे कर रखा है। और अगर कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, तो वो थर्ड चैनल बना रखा है। जब हमारी एजेंसी चला करती थी तो हमारे पास में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल था, तो हम उसका यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए। मतलब आपको क्लाइंट को बार बार मेल भेजने की जरूरत नहीं है, आप उसी के अंदर ही भर दो कि भाई आपका प्रोग्रेस कहाँ हो गया, आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए। क्लाइंट अपने आप अपना लॉगिन करके देख लेगा प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इंफॉर्मेशन का फ्लो भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले। मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मुझसे पूछ के मेरे से अप्रूवल लेके आगे बढ़नी है, या फिर मेरे कौन से टीम मेंबर किस किस कम्युनिकेशन का पार्ट रहने वाला है। अगर आपके पास में 200 बंदों की टीम है, तो एक सीईओ ये नहीं चाहता कि 200 बंदे कितने भी क्लाइंट को कोई भी मेल करे उसमें सीईओ को हमेशा सीसी में डाल दे। नहीं, सिंपल सी बात, अगर डिजाइन के रिलेटेड बात हो रही है
तो इससे बात करना ही है, अगर इसके रिलेटेड बात हो रही है तो इससे बात करनी है, अगर इसके रिलेटेड बात हो रही है तो इससे बात करनी है, कोई भी फाइनेंशियल बात हो रही है तो अकाउंटेंट को सीसी में डाल देना है। उसके साथ में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि सिंक्रोनस है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो एसिंक्रोनस है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं डिजाइन की बात करके चलूं, तो अगर हम एक वेबसाइट का डिजाइन रेडी कर रहे हैं तो उसके अंदर वायर फ्रेम वाला भी रहेगा, कंटेंट वाला भी रहेगा और 2-3 बंदे रहेंगे। तो अगर वेबसाइट बनानी है तो उन तीनों लोगों को साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। तो जो कम्युनिकेशन है इन तीनों के लिए सिंक्रोनस चलेगा, वो साथ साथ चलेगा। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मेरे लिए वो इनसिंक्रोनस है, मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, तो मेरे को उसके अंदर पार्टिसिपेट कराने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जैसे एक साइड पे एक टीम है जो लैंडिंग पेज बना रही है और एक साइड पे एक टीम है जो एड्स के ऊपर काम कर रही है, अभी के टाइम पे ये दोनों इनसिंक्रोनस है, ये दोनों साथ में मिलके काम नहीं कर रहे हैं। बट जब एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है, तो ये दोनों सिंक्रोनस हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो किस किस टीम के साथ में सिंक्रोनस है और किस किस के साथ में नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट नहीं है। और फाइनली आप डेडलाइन सेट करते हो कि कौन सी चीजें कब कब तक हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो टास्क बनाए थे, टास्क के अंदर हमने लिखा कि कौन से टास्क है जो सिंक्रोनस है और किस किस से डिपेंडेंट है। हमने एक टीम लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन का तरीका बना दिया है कि कौन से टाइप के मैसेजेस कहाँ कहाँ पे कम्युनिकेट करने हैं। हमने ये बता दिया है कि आपको किस चीज के लिए किस किस के साथ में कम्युनिकेट करना है, और उसके बाद में हमने आगे बता दिया है कि भाई किस किस डेट तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है कैनबन। कैनबन बेसिकली होता क्या है, हम एक टेबल लेते हैं जिसमें 3 कॉलम बनाते हैं, एक साइड पे लिखते हैं टू डू, एक के ऊपर लिखते हैं डूइंग, एक के ऊपर लिखते हैं कंप्लीटेड। तो टू डू के अंदर हमारे वो सारे के सारे टास्क है जो कि अभी हम करने का प्लान कर रहे हैं, तो सारी चीजें टू डू है। जैसे ही कोई टीम किसी चीज के ऊपर काम करना शुरू कर देती है, वो टू डू से डूइंग के ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है वो कंप्लीटेड के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको दूर से दिखाई देता है कि कौन सी चीज किस स्टेज तक पहुंच गई है और कितने टाइम तक चल रही है, कौन सी चीजें डेडलाइन पे जा रही है, कौन सी चीजें डेडलाइन पे नहीं जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि बहुत सारी चीजें मत डाल देना डूइंग के अंदर एक ही स्पेसिफिक टीम के ऊपर। मतलब एक टीम को एक टारगेट रखा जाए कि पहले एक काम निपटाओ, कंप्लीट करो, फिर डूइंग पे जाओ, फिर एक काम निपटाओ, फिर कंप्लीट करो, फिर दूसरे के ऊपर जाओ। अगर आपकी टीम बड़ी है और आपको लगता है कोई ऐसा काम है जो एसिंक्रोनस है, मतलब एक टीम अलग चीज के ऊपर काम कर रही है, एक चीज अलग के ऊपर कर रही है, तो डूइंग के अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती है। बट अगर एक ही स्पेसिफिक टीम, स्पेसिफिक सेट ऑफ लोग काम कर रहे हैं, तो डूइंग से एक बारी में एक टास्क की डूइंग पे रहे, उसके बाद में वो कंप्लीटेड पे जाने के बाद में फिर टू डू से निकल के डूइंग पे आए, फिर आगे जाए। अगर आप चाहो तो मोटिवेशन के लिए कोई एंगल्स भी डाल सकते हो कि अगर ये वाला काम डेडलाइन के ऊपर कंप्लीट होता है तो हम इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे इस तरीके से। जैसे मैं एजेंसी लेवल पे बात करके चलूं तो हम पिज्जा पार्टी किया करते थे कि भाई अगर ये वाला टास्क इस टाइम तक अचीव होगा या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था तो हम पिज्जा पार्टी किया करते हैं। तो अगर आप एक मैनेजर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डेली बेसिस के ऊपर देखा करो कैनबन को, क्योंकि आपको माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैनबन से ही पता लग जाता है स्टेटस क्या चल रहा है, कौन सी चीजें ऑन टाइम चल रही है, कौन सी डेडलाइन से पीछे जा सकती है। आपको प्रिसाइसली पता लग जाता है कौन सी टीम को अपलिफ्ट करना है, कौन सी टीम को शाबाशी देनी है, कौन सी टीम को फटकार लगानी है। यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ, जो भी आपने टास्क की लिस्ट बनाई थी ना, अगर आप चाहो तो उसको एक मैट्रिक्स के अंदर डाल सकते हो, जहां पर आप एक जगह पे लिखते हो कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, कौन सी है जो कि अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज है जो कि अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो सिंपल सी बात, जो चीजें हैं जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एलिमिनेट देम ना। करनी क्यों है, अपना टाइम वेस्ट क्यों करा जा रहा है उस चीज के ऊपर। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसको करना है। सबसे पहला टास्क वही होना चाहिए। उसके बाद में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, तो इन चीजों को डेलीकेट किया जा सकता है। जैसे अगर अपनी बात करके चलूं तो इन चीजों को मैं इंटर्न्स को दे देता हूं, क्योंकि इंटर्न्स के पास में टाइम ज्यादा है, इंटर्न्स को हम पैसे ज्यादा नहीं दे रहे हैं, तो उनको करने देते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और अगर चीजें निकल के आ गई तो मेरा टाइम बच जाएगा, मेरा एफर्ट बच जाएगा। और सबसे आखिरी निकल के आता है कौन सी ऐसी चीजें जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप उसके लिए कुछ रेडीमेड सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो उसको ढूंढने की कोशिश करो।
बाकी आप चाहो तो एक डेडिकेटेडली टीम उसके ऊपर अलाइन कर सकते हो, और अगर आपको लगता है उसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता है तो आप उसको डिले भी कर सकते हैं। अगर आप इस पूरे फ्रेमवर्क को अपने लिए यूज कर रहे हैं तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं ये वाला काम। अब अगर मैं टीम लेवल के ऊपर बात करके चलूं तो टीम लेवल पे भी आपको समझाना पड़ेगा, वन इन वन आउट का सॉल्यूशन ही है और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मतलब आपको एक ही चीज को लेना है, उसको कंप्लीट करना है, फिर दूसरी चीज को लेना है, फिर कंप्लीट करना है। ह्यूमंस मल्टीटास्क नहीं कर सकते हैं, एक साथ में 10-10 चीजें नहीं होती है। इट्स बेटर कि एक चीज को पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, फिर कंप्लीट करो, फिर कंप्लीट करो, और ऐसे ऐसे कर करके कंप्लीट करो। अब कई केसेस के अंदर क्या होगा, 3 चीजें होगी जो कि इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, तो आप समझ रहे हो कि भाई कौन सी चीज को पहले करना है, कौन सी चीज को बाद करना है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ समझने हैं कि अगर मैं पहले इसको करता हूं या पहले इसको करता हूं या इसको करता हूं, क्या उसकी वजह से बाकियों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। और आपको उनके हिसाब से सोचना है कि आपके लिए मेन प्रायोरिटी कौन सा काम ज्यादा है। जैसे अकेला मैं ही किसी क्लाइंट के लिए पूरा डिजिटल मार्केटिंग प्लान बना रहा हूं, तो सबसे पहली चीज उसकी वेबसाइट रेडी करनी जरूरी है। फेसबुक एड स्ट्रेटेजी, ग्राफिक, इंस्टाग्राम, वो सब बाद में हो सकता है। सबसे पहले वेबसाइट बनाई जाए, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट के टास्क होने चाहिए। अगर आप बड़ी टीम में काम कर रहे होते हैं तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, हमेशा जो टास्क लगाते हो उसके साथ में रेफरेंसेस जरूर रखा करो। अब रेफरेंसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए मेरी टीम ने क्लाइंट से डिस्कशन करी और उनसे पूरी पूरी उनकी स्टाइल शीट समझी। मतलब वो कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, क्या कलर यूज करते हैं, क्या उनकी थीम है, क्या उनकी ब्रांडिंग है, सब कुछ वो पूरा कंसेप्ट उन्होंने समझ लिया। अब वही कंसेप्ट वेबसाइट पे भी लगना है, वही इंस्टाग्राम पे भी लगना है, वो हर जगह लगना है। तो इंस्टाग्राम वाले को सेम वही मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रांड गाइडलाइन की अगर मीटिंग हो चुकी है, तो उस चीज को अगर हम रेफरेंस डॉक्यूमेंट में डाल दे हर एक के लिए, तो सबके लिए आसान रहेगा। क्योंकि बड़ी टीम्स के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे आप टीम को बढ़ाते हो तो इंटर टीम कम्युनिकेशन कई बार वीक होता चला जाता है। तो इट्स बेटर अगर आप टास्क लिस्ट बना रहे हैं, उसी के अंदर रेफरेंसेस के अंदर सारी चीजें डाल दो। अब मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ जिसको आप अपने पर्सनल यूज भी कर सकते हैं और अपनी टीम को भी यही चीज सिखा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वीकली फोकस, जहां पर हमारा फोकस होता है पूरे वीक के टास्क के ऊपर। तो आइडियली इसको मंडे सुबह अर्ली मॉर्निंग, या फिर संडे, या फिर जो लास्ट डे था उसकी शाम को बनाया जाता है, जहां पर पूरे हफ्ते का प्लान बनाया जाता है कि इस हफ्ते हम कौन से टास्क को कब कब करेंगे, कौन कौन करेगा, क्या क्या उसकी डेडलाइन होने वाली है, कौन कम्युनिकेशन का पार्ट रहेगा। जो हमने स्टार्टिंग में बात करी है ना, हमने उसको अगेन और टुकड़े में बांट दिया है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट था वो शायद 1 महीना चलने वाला था, तो हमने उस 1 महीने को भी वीकली टास्क के अंदर बांट दिया है, और वीकली टास्क के अंदर भी किस किस का कौन सा टास्क है हमने उसको भी बांट दिया है। मैनेजर लेवल पे आपको सबको टास्क अलाइन करना है, और पर्सनल लेवल पे आपको अपने टास्क को ऑर्गेनाइज करना है कि मेरे पास में इस हफ्ते ये 6 काम है करने के लिए, तो पहले किसको करा जाए, बाद में किसको करा जाए। जो जो टेक्निक्स आपको बताइए उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम वीकली प्लान बना रहे हैं ना, तो हमको पिछले वीक को भी रिव्यू जरूर करना है कि पिछले वीक हमने क्या किया, जो पिछले वीक प्लान बनाया था कि हमने उसका पालन किया है फिर नहीं किया। मैनेजर्स सारे के सारी टीम के रिव्यूज करेंगे कि हमने जो टास्क रखे थे वो कंप्लीट हो पाया नहीं हो पाया, और आप अपने पर्सनल लेवल पे भी अपने सारे के सारे टास्क को चेक कर सकते हैं कि हमने उसको किया है या फिर नहीं किया है। अब जैसे ही आप इसको करोगे ना, तो आपको एक पैटर्न रिकॉग्नाइज होगा कि ऐसी बहुत सारी सी चीजें होगी जो कि बस कंप्लीट हो सकती थी, पर पता नहीं उसको डिले कर दिया गया है। शायद वो प्रायोरिटी में नहीं थी पर उसको डिले कर दिया गया है। तो सिंपल सी बात, टीम को मोटिवेट करने के लिए जो ओपन लूप्स होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो कि छूट जाती है, शायद वो आधा घंटा 1 घंटा मांग रही होती है, आप उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर पहले वीक की स्टार्टिंग के अंदर ही खत्म करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ टास्क कंप्लीटेड के अंदर पहुंच जाएंगे, टीम को अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। अब वीकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैं अपनी टीम के साथ किया करता था। जो पिज्जा पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो हमारी टीम में वीकली हुआ करती थी। जब स्टार्टिंग की कोर टीम बनाई थी हमने एजेंसी लेवल पे, तो वीकली में जाता था, सबके रिव्यू करता था, और टास्क कंप्लीट होने के बाद में मैं कहता था कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने एक छोटा सा काम कंप्लीट कर दिया है, हमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया। पूरी टीम का मॉरल अप करता था और एक पार्टी करते थे। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद में पार्टी करी जाए। छोटी छोटी विंस को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। अगर आप अपनी टीम के अंदर एक कल्चर जनरेट करते हैं जहां पर छोटी छोटी टीम्स को भी सेलिब्रेट किया जाए, तो आपको बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिलती है। अगला जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उसको आप अपने पर्सनल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी टीम को भी ये चीज बताओ, वीक नोट्स बनाने का। वीक नोट्स का बेसिकली मतलब क्या है कि आप पूरे हफ्ते के अंदर जो आपने प्लान किया था उसके अंदर क्या चैलेंजेस आए, क्या अपॉर्चुनिटी रही, क्या चीजें आप अचीव नहीं कर पाए, वो सारी चीजें आप लिख रहे हो।
और अगेन वो पर्सनल नोट है, वो किसी के लिए नहीं है, उससे किसी की नौकरी नहीं जाने वाली, किसी का इंक्रीमेंट नहीं रुकने वाला है। वो सिर्फ आप इसलिए बना रहे हो ताकि आप अपने वीक को एनालाइज कर पाओ और समझ पाओ आपके वीक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या नहीं थी। ये एक हैबिट अगर सबके सब बना लेते हैं, मुझे लगता है आप अपने आप को वीक बाय वीक बहुत नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर सकते हैं। इस वीक आपने कुछ चैलेंजेस फेस करे, कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दी, कुछ लर्निंग थी। नेक्स्ट वीक वो जो आपने सीखा था उस लर्निंग को लगाया और जो जो अपॉर्चुनिटीज आपको लगी थी उसको कैपिटलाइज किया। नेक्स्ट वीक इसी चीज को इटरेट कर रहे हो, भाई बहुत इंप्रूवमेंट आती है। ये जो छोटे छोटे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है ना, इससे आपकी लाइफ बदल जाती है। इस चीज की अगर मैं नाम की बात करने चलूं, उसको काइजन प्रिंसिपल कहा जाता है, जहां हम छोटे छोटे चेंजेस के ऊपर अपने आप को ग्रो करते हैं। तो काइजन हम अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियोस है छोटी छोटी पर बहुत ज्यादा कंटेंट डेंस है। हो सकता है आपको एक वीडियो को 3-4 बार भी देखना पड़े। मैंने जो जो आपको प्रैक्टिसेस कराई है, हो सकता है आपको उसको वीडियो को प्ले करके भी करनी पड़े। मैंने कोशिश करी है कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहते हैं कंपनी लेवल के ऊपर, तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन सारी चीजों को मैं कवर कर दूं और आपको एक फ्रेमवर्क दे दूं। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं किस तरीके से टीम का मोराल अप किया जाता है, किस तरीके से आप अपनी टीम को नेक्स्ट लेवल प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मतलब वो इस लेवल पे आए थे और 3 महीने के बाद वो इस लेवल के प्रोडक्टिव हो चुके हैं। बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो कि मैं पर्सनल लेवल के ऊपर भी यूज करता हूं। बाकी अभी तक जो हमने बातें करी है, आप उसको प्लीज अपनी लाइफ में अप्लाई करें। इन वीडियोस को सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, मैं जो बता रहा हूं उस फ्रेमवर्क्स को आपको यूज करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट दिखाई देगा। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू बनी, क्या करूँ